अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सऊदी अरेबिया का फैमिली विजिट वीज़ा के बारे में बात करेंगे। जो हम वीज़ा अप्लाई करते हैं, हमारा वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? हम ऐसी कौन सी गलती कर देते हैं जिसकी वजह से वीज़ा हमारा रिजेक्ट हो जाता है? तो आज की इस वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ, ऐसी मिस्टेक बताने वाला हूँ जिसकी वजह से वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और एंड तक ज़रूर सुनेंगे तो आपकी बहुत सारी गलतियाँ ऐसी होती हैं जिसकी वजह से वीज़ा रिजेक्ट होता है, वो नेक्स्ट आपसे नहीं होंगी और आपका वीज़ा रिजेक्ट इंशाल्लाह नहीं होगा। तो सबसे पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली जो न्यू अपडेट्स होंगी आपको सबसे पहले मिलती रहें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और जानते हैं कि हमसे कौन सी ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है हमारा। तो देखिए दोस्तों, वीज़ा अप्लाई करना बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत से लोगों को आसान लगता भी है और बहुत से लोग जो हैं वो बहुत आसानी से अप्लाई कर भी देते हैं, लेकिन उसमें अगर छोटी सी भी गलती हो जाए तो वीज़ा निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आप बिलीव करें, एक बार अगर छोटी सी भी गलती हो जाए तो उस गलती को ठीक करना वीज़ा निकालने से ज़्यादा कई गुना ज़्यादा मुश्किल काम है। तो सबसे पहली जो मिस्टेक है वो ये होती है कि जो बंदा वीज़ा अप्लाई कर रहा है उसका जो अपना अकामा है वो वैलिड है कि नहीं है। अगर उसका अकामा वैलिड नहीं है तो जाहिर सी बात है वीज़ा आपका रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर इकामा वैलिड है तो मिनिमम रिक्वायरमेंट के हिसाब से इकामा कम से कम 30 दिन वैलिड होना चाहिए। अगर आपका इकामा 20 दिन भी वैलिड है तो वीज़ा अप्लाई हो सकता है, लेकिन मैं ये कभी रिकमेंड नहीं करूँगा। क्योंकि अगर आपकी रिक्वेस्ट पेंडिंग में चली गई और आपका इकामा एक्सपायर हो गया तो जाहिर सी बात है वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए ना। इसलिए बेस्ट ये है कि आपका इकामा कम से कम 30 दिन वैलिड होना चाहिए ताकि बाद में आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े इसकी वजह से। और अक्सर लोग इस वजह से भी कंफ्यूज होते हैं कि इकामा जो है कम से कम 90 दिन वैलिड होना ज़रूरी है। ये पुरानी बात है भाई, अब नहीं है ऐसा। आजकल जो न्यू अपडेट है उसके मुताबिक जो है आपका इकामा 30 दिन वैलिड होना भी काफ़ी है। इस चीज़ की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं आपको। और दूसरा ये कि अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और आपकी फैमिली का पासपोर्ट जो है 7 मंथ से कम वैलिड है तो वीज़ा अप्लाई करने की मिस्टेक कभी मत करें। रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिनिमम 6 महीने जो है पासपोर्ट आपका वैलिड होना चाहिए। अगर कम है तो वीज़ा इशू नहीं होगा। ये कॉमन प्रॉब्लम है जो लोग इग्नोर कर देते हैं। और एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सिर्फ फैमिली का पासपोर्ट वैलिड होना काफ़ी नहीं है, आपका अपना पासपोर्ट भी वैलिड होना ज़रूरी है। दोनों वैलिड होने चाहिए वरना वीज़ा स्टैंपिंग नहीं हो सकती। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, इसे इग्नोर कभी मत करें। और फिर होती है नेम स्पेलिंग की गलती। पासपोर्ट पे जो नाम है, जो स्पेलिंग है, वीज़ा फॉर्म पे बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नाम और सेम स्पेलिंग ही होने चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये गलती कर देते हैं कि पासपोर्ट के ऊपर नाम देखते ही नहीं है, स्पेलिंग देखते ही नहीं है, वीज़ा फॉर्म जो है वैसे ही फिल कर देते हैं। वो सोचते हैं कि हमें तो नाम का पता है। तो यहाँ पर स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाती है अक्सर लोगों से। और अगर स्पेलिंग की छोटी सी भी मिस्टेक हो जाए तो यही जो है आपका वीज़ा डिले कर सकता है और या ये वीज़ा रिजेक्ट होने का सबब बन जाता है। और दूसरी मिस्टेक जो है वो ये लोग करते हैं जो मैरिड होते हैं, मैरिड कपल के लिए मिस्टेक जो अक्सर लोगों से हो जाती है वो ये होती है कि अगर आप अपनी वाइफ के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो इंश्योर करें, ये बात लाजमी देख लें कि आपका जो स्टेटस है, उनका जो रिकॉर्ड है वो अपडेट हुआ है कि नहीं अपडेट हुआ। तो अगर ये अपडेट नहीं हुआ तो पहले उसको अपडेट करवाएं, नहीं तो आपका वीज़ा स्टैंपिंग बिल्कुल नहीं होगा, इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। यानी कि जो आपकी वाइफ का ID कार्ड और आपकी वाइफ का जो पासपोर्ट है उसके ऊपर आप उसके वालिद का नाम लिखा हुआ है, आपका नाम नहीं लिखा हुआ, तो वीज़ा जो है वो स्टैंपिंग नहीं होगा। और इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जो कि ये कॉमन एक मिस्टेक है जो बहुत से लोग ये भी कर देते हैं, जिसकी वजह से बाद में उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसके बाद जब हम अपने बच्चों के लिए वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उस टाइम क्या मिस्टेक होती है। अगर आपके बच्चों के ID कार्ड और FRC बन चुके हैं तो ये अप्लाई करते वक्त ज़रूरी होते हैं। अगर डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है तो वीज़ा स्टैंपिंग पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। ये स्टेप लोग इग्नोर कर देते हैं, इसलिए ध्यान से चेक कर लें ताकि बाद में इसकी वजह से भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये कुछ बेसिक मिस्टेक होती हैं जो काफ़ी सारे लोग कर देते हैं, जिसकी वजह से जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो जाता है। और फाइनेंशियल प्लानिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ लोगों को मैंने देखा है वो वीज़ा अप्लाई करने के बाद जब यहाँ पे आ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना कर रहे होते हैं और परेशान होते हैं। और ये आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीज़ा अप्लाई करने से पहले अपनी जो फाइनेंशियल कैपेसिटी है, जो टोटल एक्सपेंस है, उसको आप बर्दाश्त कर सकते हैं तभी वीज़ा अप्लाई करने। मीन्स के रहने
खाने पीने और ट्रैवल का जो टोटल एक्सपेंस है उसको आप बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं, तब ही आप वीज़ा अप्लाई करें। अगर आप मैनेज नहीं कर सकते तो आप वीज़ा अप्लाई ना करें। आपको अगर थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है तो वीज़ा अप्लाई ना करें, वरना यहाँ आके सऊदीया में आके बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, ख़ास तौर पर जब इंसान अपनी बीवी बच्चों के साथ होता है, अपनी फैमिली के साथ होता है यहाँ पे। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी मिस्टेक जो जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों का जो है वीज़ा वो रिजेक्ट हो जाता है। तो आप लोग जब वीज़ा अप्लाई करें तो इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल करें, ताकि इंशाल्लाह आपका वीज़ा जो है वो अप्लाई हो जाए, आपका वीज़ा निकल आए और कभी आपका वीज़ा रिजेक्ट ना हो। तो दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। अपना ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।